इसलिए मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, सभी आयोजकगण और आप कुर्था के जगदेव बाबू को सुनने आए हमारे जगदेव बाबू के प्रेमियों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं। साथियों, आज जब मैं आई और उनका जो जहां पे जगदेव बाबू का लहू बहा था, खून गिरा था और उस स्थल को स्पर्श किए तो मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो गया, हृदय भर आया कि याद आ गई 5 सितंबर 1974 की वह घटना जब देश के लिए, बिहार के लिए आंदोलन करते हुए जगदेव बाबू यहाँ शहीद हो गए। याद आ गई वो घटना आंखों के सामने। और शहीद भी क्यों हुए थे आप सब लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग इस इलाके के हैं, इस जिले के हैं। जगदेव बाबू की जीवनी को मैं क्या बताऊंगी, आपके सब लोगों के रग रग में बसा हुआ है। उनकी कुर्बानी, उनका त्याग, उनका क्रियाकलाप हमने तो जो थोड़ा बहुत जाना है। अभी कई साथियों ने मन से कहा है कि जगदेव बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है। साथियों, 100 में 90 आज भी शोषित है। आजादी का 75 साल अमृत वर्ष बीत गया, लेकिन हम दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों का पता ही नहीं चला कि अमृत का बूंद किधर से आया और किधर चला गया। हम लोगों को पता भी नहीं चला। आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी हमें हक और हकूक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो लड़ाई जगदेव बाबू ने लड़ी थी। जगदेव बाबू को लगता था कि 10% लोग शोषक हैं और 90% लोग शोषित हैं। 90% लोग शोषित हैं। आज भी वही हाल है। आज भी 90% लोग शोषित है, अगर आप आंख उठा के देखिएगा तो। साथियों, हमने एक जगह पढ़ा था कि एक पचकोठिया प्रथा था जिसको जगदेव बाबू ने खत्म किया। भाई, पचकोठिया प्रथा क्या था? तो जमींदारों के हाथी को खाने के लिए 5 कट्ठा जमीन गरीब किसान को देना पड़ता था कि उसका हाथी खाएगा। जगदेव बाबू तो क्रांतिकारी थे, उनको ये रास नहीं आया। उन्होंने हाथी के महावत को बुला करके समझाया कि हम जमीन देने वाले नहीं हैं, तुम ये यहाँ नहीं लाओगे हाथी के खिलाने। लेकिन वो नहीं माना। एक दिन इनका गुस्सा प्रमाण चढ़ा और उन्होंने क्या किया, महावत को बुलाया और अपने साथी सहित उसको भरपूर पिटाई कर दी। और पिटाई करने के बाद इतना वो पीटे कि डर से महावत दूसरे दिन हाथी को लेकर के नहीं आया और पचकोठिया प्रथा समाप्त हो गई। दूसरी साथियों, एक और प्रथा थी, डोली प्रथा, डोला प्रथा। अब डोला प्रथा, आप सोचिए कितना बड़ा न्याय है, कितना बड़ा जुर्म है कि जो गरीब की बेटी बहू शादी करके आती थी तो उसको पहला रात जमींदारों के घर में बिताना पड़ता था। इस चीज का भरपूर विरोध जगदेव बाबू ने किया और तब जाके इस प्रथा का अंत। तो सोचिए, यह महसूस करने की बात है। जगदेव बाबू ने जो किया उसको शिद्दत से महसूस करने की चीज है। एक चीज तो हम देखते हैं, और भी जगदेव बाबू को स्कूल में परेशानी हुई। जगदेव बाबू को हर जगह ये परेशानी, साधारण परिवार के लोग थे। एक दिन अच्छा कपड़ा पहन के स्कूल गए तो उच्च वर्ग के लड़कों ने उन्हें चिढ़ा दिया, मजाक बना दिया, तो उन्होंने एक थप्पड़ उसको मार दिया, आंख में धूल डाल दिया। अब तो शिकायत पहुंची उनके पिताजी तक और उनके पिताजी को इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ी थी कि हमारे तो जो सही भी होता था वो भी गलत, उनको दोषी कर दिया जाता। तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण ही वो क्रांतिकारी बने, वो आंदोलन किए, शहीद हुए। सभी लोगों ने चर्चा किया कि बिहार का लेनिन लोहिया जी ने कहा था, जो
जगदेव बाबू का मानना था कि सामाजिक क्रांति के बगैर आर्थिक क्रांति नहीं हो सकती। इसलिए जो जाति प्रथा है, लेनिन भी वही कोशिश किया था करने का कि जाति प्रथा समाप्त हो, ऊंच नीच समाप्त हो, जो हम लोग इसके चलते 90% अधूरे अछूते रह जाते हैं। तो इसीलिए इस समाप्त को करने के दिशा में जगदेव बाबू काम कर रहे थे, इसीलिए इनको बिहार का लेनिन कहा है। और अंत में आप सब लोग जानते हैं कि ये धरती जो लहूलुहान है, आज भी इस धरती पर हम सबों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उस 90% शोषित पिछड़ों के, दलितों, अल्पसंख्यक आदिवासियों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ने के एवज में यहाँ हमको कुर्बानी देनी पड़ी थी। और ये वो धरती है, ये नमन वाली धरती है जहाँ इनकी हत्या हुई। तो साथियों, मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि कहा गया है कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही ना उतरे तो लहू क्या, जब आंख से ही ना उतरे तो लहू क्या। तो इस प्रथा के लोगों को ये जो रगों में लहू दौड़ रहा है, इसके हम कायल नहीं हैं। आंख से लहू उतारना होगा, खून उतारना होगा, तभी जगदेव बाबू का अधूरा सपना पूरा होगा, तभी जगदेव बाबू का अधूरा सपना पूरा होगा। साथियों, जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी की हत्या हो, जगदेव बाबू उसमें थे, दूसरी पीढ़ी चल जाएंगे, हम लोग उसमें हैं, तीसरी पीढ़ी राज करेगा। और तीसरी पीढ़ी का समय आ गया है, जो निशिकांत सिन्हा जी के रूप में आपके मेरे पास बैठे हैं, वो तीसरी पीढ़ी है जो राज करने का समय आ गया है। तो अब हम आपसे ये कहने आए हैं, इशारे में भाई राजनंदन जी ने कहा कि चिराग तले अंधेरा होता है, लेकिन उन्होंने एक बात को कह करके कि शेर अकेला रहता है, वीर गीतों की होती है, हम लोग हौसला अफजाई करने का काम किया। हम घास नहीं हुए हैं, हम सीख लेके गए हैं, हमारे सुनने वाले हजार भी हैं, तो 10,000 के बीच हमारी बात को फैलाएंगे, इसलिए हम इस बात से निराश नहीं हैं। तो हम ये कहने आ रहे हैं आपसे कि ये हम खाली लड़ते रहे कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है, तो इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। जगदेव बाबू का सपना अधूरा है। देखिए, एक मैं छोटी कहानी सुनाती हूँ कि एक जंगल में एक साधु रहते थे और वहाँ बहुत सारा तोता रहता था, बहेलिया आता था और उस तोते को जाल डाल देता था, अनाज डाल देता था, तोता फंस जाता था। एक दिन वो तोता गया साधु के पास, कहा हम फंस जाते हैं। तो साधु ने कहा कि तुम लोग ये बोलो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। तोता को रटा दिया। तोता एक दिन क्या किया, साधु एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि सारा तोता एक जगह बैठा है और बोल रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। तो जब नजदीक जाकर के साधु देखते हैं तो देखते हैं कि तोता तो जाल में फंसा हुआ है, दाने के लोभ में जाल में फंस गया है, लेकिन वो फिर भी पीट रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। तो हम लोग ये पढ़ते लोग में फंसे रहते हैं, लोग में फंसे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, लेकिन भूल गए हैं अपने पूर्वज को, महात्मा बुद्ध को, सम्राट अशोक को, ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को। उस सावित्रीबाई फुले को हम भूल चुके हैं जो जाति को पढ़ाने के लिए प्रथम शिक्षिका भारत की पढ़ाने जाती थी। वो थोड़ी पढ़ी लिखी तो एक धोती अपने कांख में डाल के जाती थी, एक साड़ी अपने कांख में साथ जाती थी। क्यों? तो उच्च वर्ग के लोग रास्ते में उस पर बैठाना, मेला करने का काम करता था और वो नारी लड़ती नहीं थी, शहर शिकार करती थी, स्कूल जाती थी, वहाँ नहा करके साड़ी बदलती थी, फिर बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। इतनी हिम्मत से उन्होंने विरोध किया था। तो हम उसके वंशज हैं, सावित्रीबाई फुले के वंशज हैं, शहीद देव प्रसाद के वंशज हैं। हमें हक लेना आता है, हमें हक लेना होगा, हमें बदलाव करना होगा, नहीं तो हम ऐसे रखते जाएंगे और जाल में फंसते जाएंगे। हमारे नौजवान बहुत यहाँ भाषण दिए, मुझे बहुत
के बदलाव के लिए पंक्ति याद आती है कि खड़ा रहा जो अपने पद पर, खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबतों के आने से मिली सफलता उसी ही जग में, जीने में मर जाने में मिली सफलता उसी ही जग में। तो अपने हमें पद पर अडिग रहना होगा। साथियों, आपके मन में प्रश्न उठता है कि रेणु कुशवाहा जी आप तो मंत्री रहे, क्योंकि सब पूरे बिहार को मेरा बहुत घूमना हुआ। कृषि, जब मैं कृषि मंत्री थी तो कृषि कार्य के लिए घूमी, उद्योग मंत्री थी तब भी घूमना हुआ। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि जनता दल यूनाइटेड को बनाया, मंत्री रहे, सांसद रहे, लेकिन आज फिर आप बदलाव की बात कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि बदलाव आपने क्यों नहीं किया। तो एक बात आप समझ लीजिए, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं। नीतीश जी की सरकार भी 20 साल होने जा रहा है, लालू जी भी 15 साल रहे। लालू जी की गड़बड़ी के जो बिहार में विकास ठप हो गया था, उसके खिलाफ आंदोलन करके नीतीश जी को लाए, लेकिन अब समय वास्तव में बदलाव का आ गया। देखिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विकास बहुत हुआ, विकास बहुत हुआ, ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, लेकिन विकास जब छूटा है कहाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विकास छूट गया। शिक्षा में विकास होना चाहिए। आखिर हम लोग क्यों पिछड़े, हम लोग क्यों पिछड़े, इसलिए कि हम लोग गरीबी से गुजरते हैं। हमारे गार्जियन, हमारे फादर छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, हमारी पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाते। हमारे किसान लोग अपनी बेटे की मनपसंद शादी नहीं करवा पाते। हमारे किसान लोग हवाई जहाज से चलने का सपना नहीं देख पाते। वो तो खटते हैं, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में काम करते हैं और इतनी उपज होती है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से जोड़ की रोटी नहीं खा पाता। तो इसीलिए साथियों, आज वहाँ बदलाव की जरूरत है। आज शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है, रोजगार के क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है। और हम तो धन्यवाद देना चाह रहे हैं, बिहार की जनता तो धन्यवाद की पात्र हमेशा है, हमारे समाज के लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं निशिकांत सिन्हा जी, जिनके मन में ये भावना आई कि हमारा विरासत बहुत लंबा रहा है। हमारा विरासत हमारे पूर्वज सम्राट अशोक से लेकर जगदेव बाबू तक हमारे पूर्वज क्रांतिकारी रहे हैं, लेकिन आज हमारे समाज को, पिछड़ों के 90% की आबादी वाले को जो अधिकार मिलना चाहिए वो आज नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि याचना नहीं अवरन होगा, याचना नहीं अवरन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। और इस भीषण संघर्ष में आप लोगों को साथ देना है, आपके अंदर के लहू को उबाल देना है, आपके अंदर के जोश को जगा देना है। जगदेव बाबू के शहीद जो हो गए उनको नहीं भूलना है, उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है। और इसीलिए निशिकांत जी अपना काम धंधा छोड़ करके आए हैं, हम लोग भी आए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये सेवा करेंगे आपके नेता नहीं, आपके बेटा बन के रहेंगे। बिहार में संघर्ष की जरूरत है और इस संघर्ष को हम लोग करेंगे। और लास्ट में इस बात को हम खत्म करेंगे, जिसको चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि अब भी दिल का खून न खौला, अब भी दिल का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अब भी दिल का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए, जो देश के काम न आए,